हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं चैप्टर 12 गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा अलग है बाकी चैप्टर से जो आप पढ़ चुके हैं, तो आज इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक दो वीडियोस और बनेंगे इसके, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा बन जाए, बट प्लीज़ बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यदि मेरे वीडियोज़ देखकर स्टडीज़ कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और साथ ही साथ मेरा ऐप भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ के साथ? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है? ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। चाहे आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हों, डीके गोयल की बुक से पढ़ रहे हों, टीएस ग्रेवाल की बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, उसमें ये चैप्टर है ही और इस चैप्टर को आपको समझना ही है। आप यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि टैक्स क्या होता है। चूँकि आप अभी सिर्फ क्लास 11th में हैं, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा मालूम ना हो टैक्स के बारे में। ये एक मॉनिटरी फीस है जो किसी भी इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन के द्वारा दी जाती है। किसको दी जाती है? सेंट्रल को या स्टेट गवर्नमेंट को। किस लिए दी जाती है? अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए। समझ रहे हैं आप बात? ये किसी भी इंडिविजुअल द्वारा या किसी भी कॉरपोरेशन द्वारा या कोई बिजनेस के द्वारा किसको दी जाती है? एक ज़रूरी फीस है जो किसको दी जाती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को अच्छे से रन कर सकें। अब वो कैसे होता है? तो आप देखिए, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। कैसे काम करती है? जैसे रोड बनाती है, डैम्स बनाती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करती है जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, इंडिया के लिए हेल्पफुल होती है या हमारी कंट्री के लिए हेल्पफुल होती है। तो उसके लिए उसको मनी की नीड होती है। अब वो मनी कहाँ से आएगी? वो हम ही से मनी लेते हैं और इन चीज़ों में हमें सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हर वो व्यक्ति जो टैक्स पेयर है उसको टैक्स पे करना ही होता है। क्लियर? अब यहाँ पर दो कैटेगरी होती हैं टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? ये जो टैक्स होते हैं ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं। ये किसी और के थ्रू गवर्नमेंट के पास नहीं जाते। जैसे मैं हूँ, मेरी जो इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ है। मतलब मुझे जो पे करना होगा मेरी 5 लाख रुपीज़ पर मंथ में से, मुझे एक जो पार्ट है उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, उस पार्ट को मुझे एज अ टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं हूँ और गवर्नमेंट है, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर दूंगी। सेकेंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते। ये पे होता है किसके थ्रू? जैसे मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गई, तो जब मैंने वहाँ पर पेमेंट किया, तो वहाँ पर जब मुझे पेमेंट के लिए जो मेरे पास रिसीप्ट आई उसमें टैक्स लिखा होगा कि ये टैक्स, तो मैंने किसको दिया? रेस्टोरेंट को दिया, और रेस्टोरेंट फिर गवर्नमेंट को देगी। या मैं मूवी देखने गई तो मूवी पर मुझे एक अलग से टैक्स देना होगा, वो मूवी के वाले के पास जाएगा और फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसी तरह से मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं दे रही हूँ, लेकिन जिससे मैंने सामान खरीदा है उसको मैं टैक्स दे रही हूँ ताकि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे सके। तो ये क्या होता है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से टैक्स इंक्लूड हैं? कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स। कस्टम ड्यूटी तब दी जाती है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। एक्साइज ड्यूटी तब दी जाती है जब हम हमारी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में सेल करते हैं या दूसरी कंट्री का सामान हमारी कंट्री में सेल होता है। इसी तरह जब कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस टैक्स देना होता है और उसी तरह से सेल टैक्स देना होता है। लेकिन 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 यहाँ पर एक कहानी में ट्विस्ट है। इनकम टैक्स तो आपको पे करना ही होता है, लेकिन जो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, और भी कई तरह के टैक्स होते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब इतने सारे टैक्स पे नहीं करने हैं। अब इन सब टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर अब सिर्फ एक टैक्स आया है जिसका ये रूल है,
वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वो टैक्स कौन सा हुआ? वो टैक्स हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ध्यान से समझिएगा, वन नेशन वन टैक्स मतलब एक ही देश है हमारा, तो यहाँ पर हर चीज़ पर एक ही टैक्स लगना चाहिए। तो वो टैक्स कौन सा आया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को शॉर्ट में GST कहा जाता है। GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारे जो ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, टोटल 17 टाइप के टैक्स लगते थे इनडायरेक्ट। पहले टोटल 17 टाइप के टैक्स लगते थे। अब उन टैक्स को खत्म करके एक टैक्स लगा दिया गया, और वो कौन सा हुआ? GST। ये इनडायरेक्ट टैक्स के लिए हुआ है। यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी, VAT, सर्विस टैक्स, इन सबको ख़त्म कर दिया गया। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ 29 मार्च 2017 को, जो इफेक्ट में लाया गया 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, मतलब 2017 से हमारे देश में GST हो रहा है, चल रहा है। उससे पहले तक बहुत सारे टैक्सेस चलते थे, लेकिन 2017 से GST लागू हो गया। क्लियर हो गया? अब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये गुड्स और सर्विस पर लगता है। ये एक कंप्रेहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो सभी चीज़ों को मिलाकर चलता है। अब कंप्रेहेंसिव मतलब बहुत फैला हुआ टैक्स है। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही लग रहा है, जितने भी हमारे देश में काम हो रहे हैं उन पर ये टैक्स लगता है। दूसरा मल्टी स्टेज, सिर्फ एक स्टेज नहीं है, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन बेस्ड, जब तक ये कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता, जब तक ये कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उस चीज़ पर टैक्स लगता जाता है। इसलिए इसे कंप्रेहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा गया है, जो हमारी एंटायर कंट्री में लागू होता है। क्लियर हो गई इसकी डेफिनेशन? अब इसमें नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ GST। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। ये एक कंप्रेहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत फैला हुआ है। हमारी इंडिया में हर जगह ये टैक्स लगता है, इसलिए इसे कंप्रेहेंसिव मतलब फैला हुआ, इसका हिंदी में मतलब होता है फैला हुआ है, ये बहुत ज़्यादा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ये इट कैन बी कलेक्टेड एंड चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ये सिर्फ उन्हें पे करना होता है जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। हर व्यक्ति को ये टैक्स पे नहीं करना होता। बेचारा एक व्यक्ति सब्जी का ठेला लगाता है, वो अपनी इनकम करता है, उससे तो हमारी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी के लिए ही काम कर रहा है, और यदि वही उसमें से ही उसको टैक्स देना पड़ जाए तो नहीं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को ही देना होता है। अब रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम ईयरली 40 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम 40 लाख से ज़्यादा है, उन्हें रजिस्टर कराना होता है अपने आप को एज अ टैक्स पेयर। ठीक है, यदि आपकी इनकम 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। यदि आपकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा है, कहाँ पर? हिली एरिया में। हिली एरिया मतलब जैसे हिमाचल प्रदेश में, ऐसे जगह पे जहाँ पर, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर यदि आपकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको रजिस्टर कराना होता है। यदि आपने अपने आप को एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर करा लिया तो अब आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है। आप अपनी इनकम को छुपा नहीं सकते, आपको अपनी इनकम को बताना होता है कि हमारी इतनी इनकम है और उस पर हमारी गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपकी 40 लाख ईयरली से ज़्यादा इनकम है तो आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो, और यदि हिली एरिया में 20 लाख से ज़्यादा है तब आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो। इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। सपोज ये एक राम नाम का लड़का है, ठीक है, इसने 10,000 का एक सामान खरीदा, उस पर इसने 18% क्या दिया? टैक्स दिया। तो इसका 18% कितना हो गया? 1800 हो गया। मतलब जब इसने पेमेंट करा तो 11800 का करा। ठीक है ना, उसने कोई सामान खरीदा, गवर्नमेंट ने उससे टैक्स ले लिया 18%, तो उसने पेमेंट कितना किया? 11800 किया। अब ये 10,000 के सामान को उसने कुछ मिलू के 15,000 में क्या करा? सेल कर दिया। क्या किया? 15,000 में सेल कर दिया। अब जब उसने सेल किया तब उसको क्या हुआ? टैक्स मिला। कितना मिला? 18% ही टैक्स मिला। तो 15,000 का आप 18% निकालो तो कितना हुआ? 2700। तो उसको कितना मिला? 20700।
ठीक है ना, उसको कितना मिला 20700, नहीं एक बार और करते हैं 2700, उसको मिला, ये गलत कैलकुलेशन हो गया था 17700, ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ये जो आपको टैक्स आप पे कर रहे हो, क्योंकि आपने परचेज किया है तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो बच्चों, पे कर रहे हो ना टैक्स, यहाँ पर आप टैक्स पे कर रहे हो और यहाँ पर ये टैक्स आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो ये टैक्स, आप इस टैक्स को रिसीव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपने परचेज किया है, 10,000 का परचेज किया था और उसे 15,000 का आपने सेल कर दिया। तो यहाँ पर आपने जब परचेज किया था तो आपने पैसा दिया था, तो आपने 1800 ज़्यादा दिए थे, तो मतलब आपने टैक्स पे किया था। यहाँ पर आप सेल कर रहे हो, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, और कितना आ रहा है 2700 आ रहा है। तो अब आप ये समझ के खुश मत हो या ये समझ के दुखी मत हो कि ये जो 1800 हमने पे किया है ये हमारा एक्सपेंस है, नहीं, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपके एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस सामान को बेच रहे हो तो आपको मिल तो रहा है वापस, टैक्स मिल रहा है ना वापस। कितना मिल रहा है, पहले आपने कितना दिया था 1800 दिया था, अब आपको 2700 मिल रहा है, 2700 मिल रहा है। लेकिन जब आपको 2700 मिल रहा है तब भी आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपसे गवर्नमेंट ये पैसा ले लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्स का हिसाब किताब करती है ना वो खुद के लिए करती है, आपके लिए नहीं करती है। तो गवर्नमेंट आपसे ये पैसा ले लेगी, लेकिन आप तो पहले ही 1800 रुपये दे चुके हो, अब आप वापस 2700 क्यों दोगे? क्योंकि आपने वही 10,000 का सामान 1500 में बेचा है, तो आप पहले 1800 दे चुके हो, अब आप 2700 क्यों दोगे? तो आप कितना दोगे टैक्स, 2700 माइनस 1800 इक्वल 900, सिर्फ आप 900 दोगे, क्योंकि आप 1800 पहले चुका चुके हो। जब आपने पे किया था तब आप 1800 का पे किया था ना, अब आपको रिसीव 2700 हुआ है तो आप 270 पूरा ही थोड़ी पे करोगे, अब आप सिर्फ 900 का पे करोगे। आप इसे दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हो कि 10,000 का 18% आप पे कर चुके हो, ठीक है, 1800। अब 10,000 का आप पे नहीं करोगे, जो बचा हुआ 5,000 है, 5,000 का 5,000 का 18% मीन्स 900 ही आप ओनली पे करोगे। इसलिए इसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा गया है, ठीक है। इसे कास्केडिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या होता था पहले, क्या होता था, अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने के बाद क्या हो गया है, ये चीज़ खत्म हो गई है, मतलब आपको सिर्फ 900 का ही पेमेंट करना है। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, 1800 ये ले लिया और 2700 रुपये जो टैक्स आया आपका सामान सेल करने के बाद आपके पास, पूरे 2700 वो ले लिए, तो ये तो डबल पेमेंट हो गया, डबल पैसा चला गया ना गवर्नमेंट के पास। तो भैया सबने बोला कि हम 2 बार पैसा क्यों दें, 10,000 पे तो हम ऑलरेडी 1800 दे चुके हैं, अब जो 5,000 है सिर्फ हम उसी का टैक्स देंगे, 10,000 का नहीं देंगे। तो इसलिए इसे वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा गया, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब जब तक कंज्यूमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता तब तक टैक्स लगता ही जाता है। If input credit of GST paid is allowed, it is an assets not an expenses। मैंने बताया जब आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, जब आप पेमेंट कर रहे हो किसका, टैक्स का, ठीक है, ये टैक्स का पेमेंट हो रहा है, तो आप ये मत सोचो कि हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि हमने तो सामान 10,000 का ही खरीदा था, तो आप ये सोचो यार ये 1800 जबरन ही लग रहे हैं, पर आप ये नहीं सोचो कि हमारा एक्सपेंसेस है। इसे एसेट समझना है। क्यों? क्योंकि जब आप इस सामान 10,000 के सामान में अपना प्रॉफिट जोड़ के उसे बेचोगे तो आपके पास भी तो पैसा आएगा ना, तो वो क्या होगा, ये पे कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी एसेट्स है। इसी तरह जीएसटी कलेक्टेड इज ए नॉट इनकम बट द लायबिलिटी। अब आपको 2700 की जीएसटी मिल गई, मतलब टैक्स मिल गया, जब आपने सामान बेचा तो आपके पास 2700 का सामान आ गया, आपको पैसा मिल गया, तो अब आप खुश हो गए कि हमारे बेचा तो 15,000 के प्रॉफिट में था, हमें टैक्स मिल गया 2700। तो नहीं, ये आपकी एसेट्स नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि भैया ये पूरा खेल गवर्नमेंट कर रही है, उसे ये 2700 रुपये का हिसाब किताब चाहिए। तो यहाँ पर टैक्स जो होता है ना, वो कभी आप इंडिविजुअल के पास ना तो बचता है ना ही आपको पे करना होता है, बस इधर से उधर गाड़ी चलती रहती है। समझ में आ गया? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस।
डेवलपिंग कॉमन नेशन मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि पहले इतने सारे टैक्सेस चलते थे, इन्होंने बोला नहीं, हमें एक नेशन बनाना है और एक ही टैक्स लगाएंगे, इसलिए इन्होंने ये चीज़ डेवलप की। रिमूविंग कास्ट कोडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने आपको क्या बताया, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में बताया। तो पहले यही होता था कि 10,000 पे 18% 1800 मतलब 11800। तो क्या हुआ, ये परचेज किया था तो 1800 हमने पे करा। परचेज करते तो हम पैसा देते हैं ना, 10,000 देना था, पर हमने 1800 ज़्यादा दिया, तो ये हमने पे किया। अब हमने इसे 15,000 में सेल किया, तो हमारे पास कितने का आया, 2700 का 18%, मतलब 15,000 का 18% 2700 आया। तो भैया हम ऑलरेडी जो 10,000 है, 15,000 में जो 10,000 इंक्लूड है उसका तो हम पे कर ही चुके थे, अब हम दोबारा पे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कास्ट कोडिंग इफेक्ट हो जाता है ना। तो ये चीज़ खत्म हो गई, किसके बाद, जीएसटी के बाद। एज टू डूइंग बिजनेस करने से पहले व्यक्ति सोचता था, डरता था कि ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस करेंगे और हमें ये सब टैक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, हमें टैक्स ज़्यादा लग जाए, इनकम ना हो, लेकिन इसके बाद करना ईजी हो गया। सिंप्लीफाइंग कंप्लेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतने सारे टैक्सेस थे, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते थे, लेकिन अब वो ईजी हो गए। इराडिकेटिंग कैश इकोनॉमी खत्म हो गई, जो कैश का लेन देन था वो खत्म हो गया। डायरेक्ट आप ऑनलाइन जाकर इसे फिल कर सकते हो, ठीक है ना। जो ये जीएसटी होता है ना, हमेशा ऑनलाइन ही फिल होता है, ठीक है। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो गया, जो पे कर रहा है उसके लिए भी ईजी हो गया। उसके बाद क्या है, अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। क्या होता था, फॉरेनर्स इंडिया में आके कोई भी बिजनेस करने में डरते थे, उन्हें ऐसा लगता था ऐसा ना हो कि ये बिजनेस हम करें, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या टैक्स पॉलिसी है, अलग अलग टैक्स रखते हैं। लेकिन अब जब से उन्हें पता चला कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में ईजी हो रहता है उनको। नेक्स्ट है अपलिफ्टिंग जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे जो घरेलू इंडिया में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो उसमें ग्रोथ हुई है, क्योंकि क्या होता है, एक टैक्स है, सभी लोगों को पता है कि एक ही टैक्स पे करना है, तो इसमें ग्रोथ मिली है। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी ऑफ जीएसटी। ध्यान से समझो, जो कैटेगरी होती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि मैं कोई सामान मध्य प्रदेश में बना रही हूँ और उसे मध्य प्रदेश में ही सेल कर रही हूँ, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में बनाकर मध्य प्रदेश में ही सेल कर रही हूँ, तो उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं। उस पर सपोज मैंने जो सामान बनाया उस पर 18% टैक्स है, ठीक है, तो जो 9% वो कौन रखेगी, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, और 9% कौन रखेगी, स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, क्योंकि दोनों को भी तो अपना हिसाब किताब रखना है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो इंट्रा सप्लाई पर होता है। मतलब जब हम एक स्टेट में सामान बनाकर एक ही स्टेट में सेल कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी का गुड्स एंड सप्लाई टैक्स, सर्विस टैक्स, जो 18% में से आधा आधा दोनों में बढ़ जाता है। लेकिन जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, सपोज मैंने एमपी का सामान बनाकर महाराष्ट्र में बेचा, ठीक है, तो यहाँ पर आईजीएसटी लगता है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड ही रहता है, सिर्फ एक ही टैक्स लगता है आईजीएसटी, जिसे क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें जो नेक्स्ट चीज है वही चीज बताई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ मेड विद इन द सेम स्टेट इट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। एक ही स्टेट के अंदर हो रही है तो इसे क्या कहते हैं हम, 2 मिनट, इसे क्या कहते हैं हम, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ भोपाल से, यदि इंदौर में ही हम सामान बेच रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। जैसे 12% लगना है जीएसटी, तो सीजीएसटी विल बी चार्ज 6% एंड एसजीएसटी चार्ज 6%, मतलब दोनों अलग अलग ले लेंगे, आधा आधा, ठीक है ना, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं। इसी तरह से होता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जब हम एक स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तब क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है।
IGST जैसे GST का रेट है 12%, तो आपको सिर्फ IGST लगाना है 12%, आपको CGST और SGST नहीं लगाना। तो यहाँ पर मैंने पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेट ऑफ करने वाले हैं रूल्स, उसे ज़रूर देखना क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।